पहला चैप्टर हम कवर करेंगे अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और सेकंड चैप्टर हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कोई नहीं है, बंद हो जाएगा। इन लाइन अगर देखा जाए, पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। इन लाइन अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बाद का जो चैप्टर है वो बनता है साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। बट हम अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दोनों की कॉन्टीन्यूटी ज़्यादा बनती है आपस में, सिंक्रोनाइजेशन में है। तो इसके बाद हम साउथ एशिया करेंगे, ठीक है। चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से सुनना, घर से अच्छे से पढ़ के आना। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में और डिटेल में नहीं जाना, इंटरनेट पे हाथ पैर नहीं मारना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में पढ़नी है। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरव्यू दिया जाएगा, डिमार्केशन की जाएगी टॉपिक की, तो छटपटाना नहीं है। अगर कोई दिक्कत पैदा हो तो आगे पूछ लीजिए, जितनी की ज़रूरत है उतना का बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप दोनों भी देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो चुका है और यूनाइटेड स्टेट्स की हेगेमनी इस्टेब्लिश हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे कहे जाएं या ना कहे जाएं, कि यूनाइटेड स्टेट्स की हेगेमनी को कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के कॉन्टेक्स्ट में ऑथर कुछ चीज़ों को कंक्लूड करता है, और वो ये है कि कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स क्रिएट होते हैं पावर के। इनमें ये जिक्र करेगा यूरोपियन यूनियन का, इनमें ये जिक्र करेगा एशियान का, इसमें जिक्र चाइना और जापान का भी आएगा, और थोड़ा भारत और चाइना के आपसी संबंधों का जिक्र भी होगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये जो हेगेमनी थी, इसको कंटेन किस वे में किया जाए, अगर ये कंसेप्ट शुरू हो। देखिए, कई तरह की नीतियाँ अपनाई गई पास्ट में, जिनको राइटर्स ने समझा और आपके लिए प्रेजेंट किया है। इन पॉलिसीज़ में एक पॉलिसी आती है बैंड वैगन स्ट्रेटजी, मैंने कल भी बताई थी आपको। जो वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ बैंड वैगन स्ट्रेटजी। किस वे में फॉलो की जाती है? देखिए, जो ताकतवर राष्ट्र है वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक एक कमज़ोर देश से काम करवा लेगा। अल्टीमेटली अगर आपको अपने लिए कोई बेनिफिट डिराइव करना है उस कंट्री से जो आपको ड्राइव करेगी, तो आपके लिए बेटर ये सिचुएशन होती है कि आप उसके साथ कोलैबोरेट कर जाएं, कंसीड कर जाएं उसकी मन मुताबिक शर्तों के मुताबिक, जिसमें से आप भी कुछ अपने लिए पॉजिटिव कैपिटलाइज कर पाएँ। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान हमेशा मजबूत और कमज़ोर राष्ट्रों के बीच में संबंध बने हैं, और ये एक तरह से कुछ ऐसी शर्तों पे बने हैं जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई है। बड़े राष्ट्र जितने भी थे उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए जितनी भी चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो डिराइव की, चाहे वो लोकेशन की इस्तेमाल किया गया अपने ट्रूप्स को, अपने इक्विपमेंट्स को लॉन्च करने के लिए, चाहे वो उनकी स्ट्रेटजिकल प्रोमिनेंस को इस्तेमाल किया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांजिशन, चाहे रॉ मटेरियल बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया, चाहे बहुत बड़े पैमाने पर क्या कह सकते हैं आर्मामेंट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने के पर्पज़ से इस्तेमाल किया गया। इन सारे रीज़न से उन्होंने इनको यूटिलाइज़ किया स्पाई एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसके अलावा जो छोटे मुल्क हैं उन्होंने इन मुल्कों के साथ संबंध बनाए, उनको मिलिट्री सर्विसेज, डिफेंस मैकेनिज़्म चाहिए था, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए थी, इक्विपमेंट्स चाहिए थे, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए था, इकोनॉमिक ग्रोथ करना था, फाइनेंशियल एड चाहिए था, उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए था अपनी कंट्री ग्रोथ के लिए। तो कुछ ना हासिल करके कुछ हासिल करने का प्रयास उन्होंने किया, और ये बहुत पुरानी थ्योरी है, ग्रीक फ़िलासफ़ी है कि इट इज़ अ बैंड वैगन स्ट्रेटजी। ऐसा करके बहुत बड़े पैमाने पर आप साथ में जुड़ जाते हैं, और ऐसा आपने नोटिस किया कि दो ब्लॉक बने बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा एक नीति अपनाई जाती है जिसमें हम खुद को हाइड करके रखते हैं, अलग चलते हैं, दैट इज़ अ पॉलिसी ऑफ हाइड। जो अब हम कर क्या रहे हैं, हमें कंटेन करना है यूनाइटेड स्टेट्स की हेगमनी को, लेकिन अल्टीमेटली हमने पहली पॉलिसी में किसी वे में कंटेन नहीं किया। तो कंटेनमेंट के एस्पेक्ट को जब इलेबोरेट किया जाता है तो क्या निकल के जाता है, कंटेन किस चीज़ को करना है, सामने वाले की हेगमनी है और उस हेगमनी से वो हमें कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। तो इसके लिए आप कई तरह के स्टेप्स उठा सकते हैं। पहला स्टेप ये हो सकता है कि उसके विपरीत जाने की बजाय उससे जो भी फ़ायदे उठाए जा सकते हैं उसके साथ जुड़ा जाए, क्योंकि आप विपरीत जाने का दम अभी नहीं रखते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि उससे अछूते रहिए, उसकी नज़र से बचते रहिए, उसके रडार में ना आइए और अपना काम करते रहिए। ये हाइड की पॉलिसी है जिसको किया गया बहुत बड़े पैमाने पर। तो इस पॉलिसी को फॉलो कौन लोग करेंगे, जो उस समय
इतना का होल्ड रखते हैं कि वो अपना विकास अपने बूते कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट अपने लेवल पे कर सकते हैं। इस पोजीशन पे नहीं है कि डायरेक्टली कन्फ्रंट करें अमेरिका के साथ, लेकिन इतनी पोजीशन में है कि अपनी कंट्री की पॉलिटी को, इकोनॉमी को और कल्चर को प्रिजर्व करने की पावर है, अपने आप को सस्टेन करा सकते हैं, सर्वाइव करा सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंट्रीज़ हैं उनमें सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल की स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जो ये जॉनर ऑफ कंट्रीज़ है ये सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल की स्टेमिना रखता है। तो ऐसे में ये अपने आप को हाइड करके चलेगा, मतलब कहते हैं निगाह में नहीं आना। अक्सर आप जब स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल या टीचर से बहस करते थे तो आपके परिवार के सदस्य आपको कहते थे कि तू नज़र से ज़रूर आना है, निगाह से नहीं होना टीचर दी, तो निगाह में नहीं आना है। जैसे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, रशिया ने, चाइना ने उस समय ये नीति फॉलो की, लेकिन ये एक लंबे समय तक फॉलो नहीं की जा सकती है। आपको एक ना एक दिन सामने आना ही होता है, कन्फ्रंटेशन होता ही होता है। वो सिचुएशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि दोनों ही पोजीशंस में हमने देखा यूएस की हेगेमनी कंट्रोल नहीं हुई। हेगेमनी को कैसे कंटेन किया जाए? देखिए, एक बात याद रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो हेगेमनी इस्टेब्लिश की गई वो पहली नहीं थी, इसके पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जिस लेवल की हेगेमनी कभी ब्रिटेन ने ऑब्जर्व करी है, ऐसी शायद वर्ल्ड लेवल पे कोई दोबारा नहीं कर सकता है। फ्रांस बहुत बड़े पैमाने पर अनडिस्प्यूटेड लीडर हुआ करता था यूरोपियन कम्युनिटीज़ में किसी टाइम में। तो अगर देखें तो 1660 से लेकर के लगभग 1710 तक लुइस रूलर हुआ करते थे बर्बन डायनेस्टी के। तो लुइस 14 के टाइम तक काफ़ी बड़े पैमाने पर फ्रांस जो है वो एकात्मक ताकत बन करके रहा, एक सोल पावर बन करके रहा और उसने वर्ल्ड को लीड किया। तो एक हेगेमोनियल ग्रोथ उनमें ऑब्जर्व की गई। अल्टीमेटली खात्मा कैसे हुआ वो अभी समझा देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 1850 से 1910 के दौर देखें तो ब्रिटेन जो है वो बहुत बड़ी हेगेमनी स्ट्रेंथ बनकर रहा पूरे वर्ल्ड के सामने। उसका खात्मा कैसे हुआ वो भी अभी चर्चा कर लेते हैं। कुल मिलाकर के जब भी कोई हेगेमनी डेवलप होती है तो इतिहास ये समझाता है और केस स्टडी आपके सामने ये है कि वो अपने अंदर से ही क्रिपल डाउन हो जाता है, भीतर से ही टूटता है। और उसे तोड़ने वाले कोई बहुत बड़े स्टेट एक्टर्स नहीं होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर थर्ड पॉलिसी आ जाती है यूनाइटेड स्टेट्स को कंटेन करने की, और वो रोल प्ले करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। मेरा मतलब यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स से आतंकवादी संगठनों से नहीं है, केवल वही नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं होते हैं। जब हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो हेगेमनी है इसको रोकने में दोनों ही कैटेगरी के स्टेट्स जो हैं वो विफल हो चुके हैं। पहले ने बैंड वैगन स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है और दूसरे ने हाइड की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है। तो स्टेट जब फेल होता है तो नॉन स्टेट आर्टिकल्स आगे निकल करके आते हैं। ये क्या होते हैं समझाता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ। जब कॉलोनियलिज्म का फेज़ था, और अगर हम यहाँ पे बहुत सारी ताकतें हैं, चाहे फ्रांस है चाहे ब्रिटेन है, हम सिंपल बात ब्रिटेन की करते हैं, हम ज़्यादा फेमिलियर उससे हैं। जब ब्रिटेन ने कॉलोनियल एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाई वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में, तो एक चीज़ आप नोटिस करते हैं, किसी भी जो भी कंट्रीज़ कॉलोनाइज़ की गई थी उनमें से किसी भी कंट्री ने ब्रिटेन के साथ तो डायरेक्ट वॉर ही नहीं किया, एक सिंगल वॉर नहीं किया, फिर भी लिबरेट हो गए और ब्रिटेन फिर भी ख़त्म हुआ। ये कैसे हुआ? देखिए, अल्टीमेट एस्पेक्ट क्या होता है, ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा था, एक कंसेप्ट था उसका, दैट इज़ इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की सोच को लेकर के वो पूरी दुनिया पे चढ़ाई किया। माने ब्रिटेन इज़ समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म है तो ब्रिटेन है, इम्पीरियलिज्म नहीं है तो ब्रिटेन नहीं है। इम्पीरियलिज्म के सपने को साकार कर सकता था कॉलोनियलिस्ट टेंडेंसी, कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म एक अप्लाइड एस्पेक्ट था, जो एक सपना था, सोच थी, वो इम्पीरियलिज्म थी जो कॉन्सिक्वेंस था, और ये कर रही थी एक कंट्री। अल्टीमेटली होता क्या है, कोई भी कंट्री जो रूल हो रही थी वो डायरेक्टली ब्रिटेन के साथ वॉर किए बिना ब्रिटेन को ख़त्म करते हैं। कैसे? क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ होती है। जब सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रोथ होती है, लोगों के बीच में जन चेतना का निर्माण होता है, रेनेसेंस आता है, जिसे हम री अवेयरनेस का पीरियड कहते हैं। एक पॉलिटिकल रेजुविनेशन का फेज़ आता है, लोग पुनः जीवित होते हैं, उनकी सोच का विकास होता है। ऐसे में वो लोग उस तंत्र को टारगेट करते हैं, उस कंसेप्ट को टारगेट करते हैं जिसके तहत उन पर रूल किया जा रहा है। भारत में एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल मिलता है। भारत के एक बुद्धिजीवी दादा भाई नौरोजी विदेशी सभ्यता से अर्जित किए गए ज्ञान के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमी को बहुत डेप्थ में स्टडी करने के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को इकोनॉमिकली कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके रिलेटेड एक बुक पब्लिश करते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इस बुक के आते ही भारत के लोग जब इसको पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर्स का वो जो औपनिवेशिक ढांचा है, एक कॉलोनियलिस्ट स्ट्रक्चर है, इंपीरियलिज्म की अप्रोच है, लोगों तक पहुंच जाती है। लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, रैलीज होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर एजिटेशंस होते हैं, रिबेल भी होते हैं। अल्टीमेटली धीरे धीरे लोगों के प्रति, लोगों के मन में कटुता पैदा होती है उस साम्राज्यवाद की सोच को लेकर के, इंपीरियलिज्म को लेकर के। जब कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म पे हर कंट्री में अपने लेवल पर अटैक होता है, ब्रिटेन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म ख़त्म है तो ब्रिटेन भी ख़त्म है। तो अल्टीमेटली ख़त्म क्या किया? सोच। तो हमें ख़त्म क्या करनी होती है? सोच। आप मुल्क को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आपको सोच ख़त्म करनी होती है। सोच बदल दीजिए, मुल्क बदल जाता है। टेल मी व्हाट इज़ स्टेट? स्टेट होता क्या है बेसिकली? आज पाकिस्तान है, आपकी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान की जो सत्ता है उसके द्वारा जिस सोच को प्रसारित किया जा रहा है उस सोच से आपकी दिक्कत है। सपोज़ कीजिए आज ही पाकिस्तान का इन्फोर्समेंट होता है और वहाँ पे री इंस्टॉल की जाती है गवर्नमेंट, और वो सारी की सारी गवर्नमेंट हाईली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, तो क्या आपको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है? नहीं। आपने क्या बदल दिया? सोच। तो एक देश सोच से बनता है, जिस तरह की पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजीज़ वो फॉलो करता है। तो आइडियोलॉजिकल ब्रेक कर दिया गया ब्रिटेन को बहुत बड़े पैमाने पर, ब्रिटेन ख़त्म हो गया। ठीक वही चीज़ अब दोबारा होगी। यूनाइटेड स्टेट्स की हेगेमनी को ब्रेक करने का यही एक तरीका है। ये कौन करेगा? बहुत बड़े पैमाने पर नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। दूसरा, हर कंट्री में सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। मीडिया बहुत तेज़ी से मुखर है और बोलता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीतियों के ख़िलाफ़, तो मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर बनता चला जा रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रीजनल और लोकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का अक्सर एजेंडा कई बार ये होता भी है कि किसी भी देश को लंबे स्तर पे फ़ायदा दिलाने के लिए कुछ विदेशी ताकतों के साथ और कुछ विदेशी नीतियों के साथ समझौता किया जाता है उस समय के लिए, जो शायद उस समय बहुत बड़े लोगों के हित में नहीं भी है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट देखा जाता है। लेकिन जितनी भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम की यही खूबसूरती है, जितनी भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अक्सर लोकल इशू के ऊपर और रीजनल इशू के ऊपर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, और वो अक्सर ऐसी नीतियों का कंडेमनेशन करते हैं। आप अक्सर देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टीज़ हमेशा जितनी भी उदारवादी नीतियाँ होती हैं इनकी खिलाफत करती हैं। तो हालांकि वो देश की तरक्की के खिलाफ होते हैं, लेकिन उनके द्वारा की गई ये ऑपोजिशन बहुत बड़े पैमाने पर नेशनल पार्टीज़ के लिए एक चेक होता है, और नेशनल पार्टीज़ को अपनी पॉलिसी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मजबूरियाँ सहनी पड़ती हैं और पॉलिसीज़ इंप्रूव की जाती हैं। भारत की 2008 में जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई, उसमें कम्युनिस्टों की तरफ से, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से जो इतने बड़े बड़े रोड़े अटकाए गए, इसकी वजह से भारत ने 3 बार नीति में सुधार किया था और वो बहुत अच्छा रहा भारत के लिए। अदरवाइज़ भारत ऐसी न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं डेवलप कर पाता अमेरिका के साथ जो भारत ने की। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज़ कि लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बन के काम करेंगी। तो NGOs हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये पॉजिटिव वे में यूएस की हेगेमनी को लिमिटेड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत हाई लेवल पर टेररिज्म है। आज की डेट में आप देखते हैं जब कोई भी स्टेट एक्टर फेल होता है यूनाइटेड स्टेट्स की हेगेमनी को कम करने में, तभी आतंकवाद जन्म लेता है। और आतंकवाद ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ISIS जब अपने आप को बढ़ाना चाह रहा था तो वो यही कह रहा था कि पूरे विश्व पर एक तरह से अमेरिका का यानी कि क्रिश्चियनिटी का रूल होगा, और इस्लाम को ये बहुत बड़ा आघात है और इस्लामी कंट्रियों पर अटैक किए जा रहे हैं। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हर मुस्लिम को साथ आना है, किसी न किसी वे में इनको कंटेन करना है। तो इस बेसिस पर उनको अपना मास सपोर्ट मिला और अपने मास बेस को वो मोबिलाइज़ करके आगे बढ़ पाए। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर ये आता है कि जब टेररिस्ट ग्रुप है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका को लिमिट करते हैं। आज अमेरिका काफ़ी सारे एंड पे लिमिटेड हुआ है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से, और कुछ कामों में रिस्ट्रिक्ट हुआ है। जो चीज़ें वो करना चाहता था उन चीज़ों को वो शायद नहीं कर पाया उस लेवल पर। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है कि अब ये नॉन स्टेट एक्टर ये सारी चीज़ें करेंगे कैसे हैं। सबसे बड़ा करारा धक्का लगा है अमेरिका को। अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आज के पोस्ट सोवियत कोलैप्स एरा में बहुत बड़े पैमाने पर वो एक इवेंट जिसने एक बेंचमार्क डिवीज़न क्रिएट करी यूएस हेगेमनी स्टेज में, दैट इज़ इज़राइल इशू। आज आप देखते हैं इज़राइल के मुद्दे पर जो अमेरिका के द्वारा पैलेस्तीन में अपनी जो जेरूसलेम में अपनी राजधानी शिफ्ट की गई तेल अबीब से, इस मुद्दे का ऑपोजिशन करने के लिए वर्ल्ड की 128 कंट्रियाँ लगभग एक साथ आई और यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट उन्होंने बिल पास किया। ये यूनाइटेड स्टेट्स हेगेमनी को एक बहुत बड़ा
धक्का था। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? अगर देखा जाए तो एक प्रेशर ग्रुप्स ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, एक मीडिया माहौल क्रिएट कर रहा है, एक एनजीओ लेवल पर एक डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से कंट्री जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, सिविल राइट्स के नाम पर, कम्युनिटी के राइट्स के नाम पर ये बिल को समर्थन दे रहे हैं, जबकि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है। भारत ने जब इस बिल का समर्थन किया तो भारत ने उस समय ये कहा था हम अमेरिका के विरुद्ध नहीं हैं, सिविल राइट्स की सपोर्ट में हैं, जो आज की डेट में ह्यूमैनिटेरियन सेंटिमेंट्स हैं उनकी सपोर्ट में हैं, और डेमोक्रेसी जो कहती है हम उसके समर्थन में हैं। अमेरिका भी तो यही कहता है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज़ कि अमेरिका की आइडियोलॉजी को यूटिलाइज़ कर लिया गया, अमेरिका की आइडियोलॉजी के ही, अमेरिका की ही खिलाफ। तो कुल मिलाकर के ये स्टेप ये बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की हेगेमनी को इस वे में हम डाउन टोन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में दबा सकते हैं। इस दौरान हुआ क्या आप देख सकते हैं। अमेरिका ने रिटेलिएट कैसे किया? अमेरिका ने उसी समय अपना जवाब दिया। किसी की हेगेमनी को आप ब्रेक करते हैं तो रिटेलिएट करना उसका राइट बनता है, और वो राइट कैसे करता है? आज दिन तक जितने भी बैंड वैगन थे उन सभी बैंड वैगन को करारा जवाब देता है कि आज से आपकी एड बंद कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं बैंड वैगन स्ट्रेटजी जो फॉलो कर रहे थे उनको लिटरली एक जवाब पहुंचा दिया गया कि आपकी एड और जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प और मिलिट्री सपोर्ट हो रही थी सारी हम बंद करेंगे। यानी कि यहाँ से पता लगता है यूएस हेगेमनी रखता है और इस्टेब्लिश करना चाहता है। नेक्स्ट, जितने भी हाइड पॉलिसी फॉलो करने वाले स्टेट थे आप देख सकते हैं 34 लोग जो हैं वो समर्थन में आए थे, 28 एब्सटेन किए थे। ये 34 जो समर्थन में आए थे और 28 एब्सटेन किए थे ये मोस्टली वो हैं जिन्होंने हाइड पॉलिसी यूटिलाइज़ कर रखी थी। लेकिन हाइड की पॉलिसी ज़्यादा लंबी नहीं चलती, मैंने बोला सामने आना पड़ता है। एटलीस्ट वो सामने आए और उन्होंने सपोर्ट किसको किया? यूएस हेगेमनी को, क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा, एक बैंड वैगन्स जिनको करारा जवाब दिया अमेरिका ने, और एक हाइड पॉलिसी फॉलो करने वाले। लेकिन इसके अगेंस्ट खड़े दिखते हैं वो लोग जिनमें अब कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। वो क्या तब्दीलियाँ हैं? किस तरह से यूएस की हेगेमनी ब्लॉक होगी ये पता लग गया। नॉन स्टेट एक्टर्स करेंगे कैसे, और नॉन स्टेट एक्टर्स का जन्म कैसे होगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री को वॉर से यदि आप बचाना चाहते हैं आपको उसमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है। जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेचुरल सी बात है वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होगा। जब भी किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, मृत्यु दर कम होंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इम्प्रूव करेगा, नॉर्मल एज जो सेक्स रेशियो है इम्प्रूव करेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव करेगा। ऐसा होने से क्या होगा? सोसाइटी इम्प्रूव होगी। जब भी सोसाइटी इम्प्रूव होती है, सोसाइटी इतनी का स्ट्रॉन्ग होती है, वोटिंग सेंस इतना का स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है कि वो बहुत ही स्टेबल पॉलिटिशियंस को हमेशा रिस्टोर करती है और पावर में लेकर के आती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी होता है सोशल ग्रोथ होती है, और जब भी सोशल ग्रोथ होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव होगी। जब पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी ये तीन पिलर एक साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो ये दावा है कि कल्चरल डेवलपमेंट होना अनिवार्य है। और जब आपका कल्चर ग्रो करता है तो नेचुरली आप एक कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं जो ग्लोब हैं, इसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है। ये ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट क्या है? ये भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी की ही देन है, अल्टीमेटली अब उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ हो रहा है। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, जब आप ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो आप ये मान करके चलते हैं यही एक विलेज है, मतलब कि यही एक अर्थ है और ये जो लोग हैं यही एक पॉपुलेशन है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते। आपको जो भी समाधान करना है इसी में रह करके करना है। और गांव का जो मुखिया है, मुखिया में यदि कोई दिक्कत आ गई है तो आप उस गांव को छोड़ करके नहीं जा सकते। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? मुखिया को सुधारिए। मुखिया को सुधारा कैसे जा सकता है? मुखिया एक विचारधारा से लैस है। मुखिया की विचारधारा को बदल दिया जाए तो मुखिया भी सुधर जाएगा। विचारधारा को कैसे बदला जा सकता है? जब उस गांव के सभी जनमानस में अपने अधिकारों को लेकर के चेतना पैदा होगी, और जब आपस में एक दूसरे के दुख को समझेंगे, एक दूसरे की तकलीफ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ग्लोबल विलेज कम्युनिटी, ग्लोबल विलेज कंसेप्ट जब डेवलप होता है तो क्या डेवलप होता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गांव है, और जितने भी आस पड़ोस के मुल्क हैं उन सभी मुल्क जो हैं आपस में आपके पड़ोसी हैं। ऐसे में यदि किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कहीं किसी को भी ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, लीगल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव किया जा रहा है, वो सारे के सारे राइट्स रिस्टोर करना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनता है। अगर किसी का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी के ऊपर कोई अत्याचार, कोई टर्मोइल, कोई एट्रोसिटी, कोई अटैक, कोई वॉर हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपको निगेट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं पर अगर कोई भी डेप्रिवेशन हो रही है किसी तरह की, उसके विरुद्ध लिखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर के आज आप देखेंगे कि यदि लेबनान में किसी
तरह का क्राइसिस आता है तो भारत उसको लेकर के बोलता है। अफगानिस्तान में कोई दिक्कत है तो भारत उसके बारे में बोलता है। सीरिया में कोई क्राइसिस है, आईएस कुछ कर रहा है तो भारत बोलता है। इराक में कोई दिक्कत है, भारत के द्वारा कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियाँ, भारतीय प्रेशर, इंडियन प्रेशर ग्रुप जितने भी हैं, इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, इंडियन एनजीओज और ग्लोबल एनजीओज इसके बारे में बात करते हैं, और इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में बोलते हैं। कुल मिलाकर के जब एक दूसरे का दूसरा पहले का दुख समझने लग जाएंगे तो एक पर्सन के द्वारा जब हेगेमनी इस्टेब्लिश की जाएगी तो छोटे से छोटा मुल्क, छोटी से छोटी कम्युनिटी और छोटे से छोटे सेगमेंट के अगेंस्ट भी अगर वो कोई कदम उठाएगा तो पूरा ग्लोबल विलेज एक सोच के साथ एक समानांतर प्रोसेस को फॉलो करेगा। ये कब हो सकता है? जब आप कल्चरली इतने का नरिश हो कि आप अपनी असिमिलिएशन फील करें बाकियों के साथ, आप दूसरे के साथ खुद को जोड़ करके चलें। जो मेरे पड़ोसी हैं ये दूसरा मुल्क नहीं है, ये ग्लोबल कम्युनिटी है, जो आज उसके साथ हो रहा है कल मेरे साथ भी होगा। ये कब होगा? जब आपकी एजुकेशन बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी, जब आपकी विजडम को ओपन किया जाएगा, आपको वर्ल्ड लेवल पर दर्शन कराए जाएंगे कि ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड सिनेरियो है और ये सब हो रहा है। जब आपकी पॉलिटिकल ग्रोथ होगी, आपको पता होगा व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द वोट, what is the meaning of secularism, what is democracy and what is the definition, what is the difference between authoritarian and democratic state। जब आप ये जानना शुरू करेंगे तो आप नेचुरली उन मुल्कों के बारे में लिखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे कि वहाँ के लोगों को वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। जब आपको राइट्स का इम्पैक्ट पता लगेगा और जब आप ड्यूटीज़ को लेकर के भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब आप इस बात पर जिक्र करेंगे कि अमेरिका के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है कहाँ कहाँ हमारे अधिकारों का हनन करता है और कहाँ कहाँ पर हम अपनी ड्यूटियों से वंचित हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी ड्यूटियाँ जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज इस स्टेट में हैं जिस स्टेट में हमारा होना नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के कल्चरल ग्रोथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हर गवर्नमेंट एम्फसाइज कर भी रही है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको अमेरिका को कंटेन करना है, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, सोसाइटी नेचुरली ग्रो करेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव होगी, और अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो कल्चरल डेवलपमेंट होना अनिवार्य है। और अगर एक बार ये होता है तो ग्लोबल विलेज कम्युनिटी कंसेप्ट सेटल होता है। अगर वो होता है तो सभी लोग मिल करके, सरकारें नहीं, सभी लोग मिल करके एक कैंपेन करेंगे, एक नेचुरल प्रेशर क्रिएट होगा अमेरिका के ऊपर उसकी नीतियों को लेकर के, ताकि किसी को भी यदि आपको ख़त्म करना है तो आपको उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। भरी सभा में उसके चेहरे से केवल नकाब उतार दीजिए। आप नकाब उतार देते हैं, सामने वाला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो अमेरिका जिस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि वह एक हेगेमनी पावर है, उस सोच को आपको काटना है कि हेगेमनी जैसी कोई चीज़ आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, आप म्यूचुअली को एग्जिस्ट करते हैं। एक कंट्री दूसरी पे डिपेंड और दूसरी तीसरी पे डिपेंड करती है। आप कुछ नहीं है अगर आपको इतनी बड़ी मार्केट प्रोवाइड ना किया जाए। और हमारी कंट्रीज़ के पास पॉपुलेशन का हब है। अगर हम आप आज तक अगर आपने वर्ल्ड को लीड किया है तो आने वाले समय में दिशा और दशा दोनों हम निर्धारित करेंगे। कुल मिलाकर के कुछ इस तरह की सोच से आप किसी न किसी वे में अमेरिका को कंटेन कर सकते हैं। इसमें बहुत अहम रोल निभाती हैं बड़े पैमाने पर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें से दो के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन और एशियान। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है। देखिए वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हुआ तो बहुत सारे मिथ ब्रेक हुए यूरोपियन कंट्रीज़ के। यूरोप ने जब वर्ल्ड वार 2 फाइट किया था तो बहुत सारे बेसिस थे उसके, जिस बेसिस पे वो लड़ा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़े पैमाने पर वो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा, हेगेमनी अपनी इस्टेब्लिश कर पाएगा। क्योंकि शुरुआत तो यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा ही हुई थी। जर्मनी और ब्रिटेन मेन कंटेंडर थे, अमेरिका तो बाद में कूदा है। तो हेगेमनी जो कहीं ना कहीं लूज़ हुई थी ब्रिटेन की, उस हेगेमनी को वर्ल्ड लेवल पर रीस्टैब्लिश करना था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइट करनी थी। नई कंट्रीज़ जन्म ले रही थी, जर्मनी और जापान जो रिसेंटली कॉलोनाइज होने शुरू हुई थी। जर्मनी हिटलर के टाइम पर और इटली मुसोलिनी के टाइम पर, और जापान वहाँ की जो रूलर्स थे उनके टाइम पर बहुत तेज़ी से अपना एक्सपेंशन कर रहा था, जो ब्रिटेन को चैलेंज कर रहा था। तो उनको भी अपनी हेगेमनी इस्टेब्लिश करनी थी, जिसमें ये लोग मिस कैलकुलेशन कर गए कि इम्पैक्ट क्या होंगे, जबकि उनके पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नतीजा था। ब्रिटेन इस बात में मिस कैलकुलेशन कर गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ट्रीटी ऑफ वर्सैले हमने साइन की है, सारे नुकसान और क्षति की पूर्ति तो हमने जर्मनी से करवा ली, और जो रूर के इलाके पे अपना कंट्रोल किया वहाँ से सारा लाभ भी ले लिया। शायद
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, जो जीता था वो भी रो रहा था, जो हारा था वो भी रो रहा था। सारे बेसिस जो हैं वो इलॉजिकल साबित हो जाते हैं और सभी धराशायी होकर बैठते हैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्रिएट होता है यूरोप के सामने कि अगर हमारा साइज़ देखा जाए कॉन्टिनेंट का, तो इस साइज़ में अगर रशियन पार्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि रशिया तो सोशलिस्ट टेंडेंसी लेकर के अलग था उस समय तक, अगर रशियन पार्ट को हम निकाल दे जाएँ तो यूरोप का साइज़ कुछ भी नहीं है। और कंट्रीज़ अगर आप देखें तो बहुत सारी हैं। आज जैसे भारत है, भारत के जितने भी स्टेट हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि भारत यूरोप है और जो स्टेट हैं वो कंट्रीज़ हैं। कुल मिलाकर के यूरोप कुछ ऐसा ही है। मैप पर आप देखिए, इंडिया आपको ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है यूरोप से, ध्यान से देख लीजिए। तो इतने छोटे साइज़ में इतनी सारी कंट्रीज़ को होल्ड करना है, जहाँ पर 400-500 किलोमीटर पर चले जाने पर नई कंट्री शुरू हो जाती है। तो इतने सारे ट्रेड बैरियर्स, इतने सारे इकोनॉमिक बैरियर्स को क्रिएट अगर आप करेंगे, ना गुड्स मूव हो सकती हैं, ना सर्विसेज मूव हो सकती हैं, ना पीपल मूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स को अगर स्पीडी करना है तो सबसे मेन आस्पेक्ट ये है कि हमें एज अ कम्युनिटी ग्रो करना होगा, हम इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकते। पहले रीज़न, इसमें रोड़ा कौन सी चीज़ बनेगी, हमारी आज दिन तक की राइवलरीज़। तो क्या हमें राइवलरीज़ को ही कंटिन्यू करना है? इसी के तहत हमें एक नया यूरोप बनाना है, जो पॉसिबल नहीं है। रशिया ये एग्जांपल प्रेजेंट कर चुका है कि सोशलिज़म का कंसेप्ट फॉलो करके उसने कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया है अपने आप को। और ये वो दौर था जब स्टालिन 1940-45 में पूरी दुनिया को ये दिखा रहा था कि कलेक्टिवाइजेशन के थ्रू कैसे अचीवमेंट्स की जाती हैं। तो ऐसे में यूरोप के सामने एक प्रश्न चिन्ह था कि अलग अलग रह करके कितना विकास हो सकता है, और इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और वो कन्फ्लिक्ट्स अगेन वॉर के लेवल तक एस्केलेट नहीं हो जाएंगे। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के एजेंडे को अपनाते हुए कंट्रीज़ साथ आई हैं। तो इसमें अब 2-3 डेट्स अलग अलग लेवल पे यूज़ होंगी, चार्ट्स आएंगे। ये चार्ट्स आपको एक बार पढ़ने ज़रूर हैं, उनकी सारी इंपॉर्टेंट डेटें मैं डेट्स यहाँ पर मेंशन करूँगा, आप वहाँ जा कर के देख लेना, बट चार्ट का फ्लो देखना है। सबसे पहले यूरोप जो आज की डेट में आपको नज़र आता है, वो यूरोप कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर पीरियड के द्वारा के समय में दी गई एड के ऊपर निर्मित हुआ है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से दी गई थी। अमेरिका की तरफ से मार्शल प्लान की शुरुआत की गई और उस प्लान के तहत यूरोपियन कंट्रीज़ को मदद दी गई उनकी रिकन्स्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, रीडेवलपमेंट, रिजुविनेशन के लिए। इसको रूट करने के लिए फ़ंड को वहाँ तक पहुँचाना है और जिस जिस एरिया में लगना है वहाँ पर लगाना है। इसके लिए 1948 में एक यूरोप में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। 1948 में ये संस्था बनाई गई। इसका काम था अमेरिका के फंड्स को रूट करना, ट्रेड और कमर्शियल एसिमिलिएशन इंक्रीज़ करना यूरोपियन लेवल पर। इसके बाद 1949 के दौर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसे यूरोपियन जनरल काउंसिल कहा जाता है। इसका मेन पर्पस फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस मैकेनिज़्म को एकजुट करना था, स्ट्रेंथन करना था और रिफ़ाइन करना था। इसी दौरान नाटो का गठन होता है और नाटो का काम क्या है वो आप जानते हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ को एकजुट करना है, इंक्रीज़ करना है और मिलिट्री को ऑर्गेनाइज़ करना है। कुल मिलाकर के नाटो के तहत ही यूरोपियन यूनियन मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ हो जाती है एक तरह से बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों का जन्म हुआ। यूरोप ने बैठ करके ये काउंट किया कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, हम किन के लेवल पर दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो वो उनके बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि कोल का और स्टील का इलाका था। अगर आप जर्मनी देखें तो रूर का इलाका था, इटली का फ्रांस का लोरेन का इलाका था। अगर आप बेल्जियम की बात करें तो मिनेटे माइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, म्यूज़ और सैम्बरे रिवर्स हैं, ये सारा आप पढ़ चुके हों। तो कुल मिलाकर के इन कंट्रीज़ के बीच में 1950s के दौरान एक पेरिस ट्रीटी होती है और उस पेरिस ट्रीटी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC नाम की संस्था बनाई गई। इसी दौरान जब ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई, इसी समय यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का भी गठन किया गया कि जो एटॉमिक एनर्जी हमने अचीव कर ली है या जो आने वाले समय में करेंगे, लगभग अगर ब्रिटेन और फ्रांस को देखें तो 550-600 न्यूक्लियर वार हेड्स दोनों के पास हैं, 550-600 और ख़त्म करने के लिए एक भी बहुत होता है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर हेड डेवलप किए हैं। इंडिया के पास तो कुल मिलाकर के कुछ 20-25 ही होंगे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं। 140 हैं अकॉर्डिंग टू द कुनाल, जबकि वर्ल्ड लेवल पे किसी को पता नहीं है कि कितने हैं। तो NCERTs के अकॉर्डिंग जितने हैं वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये कोई किसी को नहीं बताता कि कितने हैं। तो कुल मिलाकर के 500-600 के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वार हेड, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं।
तो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी भी उन्होंने बना दी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको आज के बाद हम सिविल पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करेंगे और सिर्फ इसका हारमोनियस यूटिलाइजेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। इसके बाद अब टाइमलाइन स्टार्ट होती है। ये कम्युनिटी ने ये देखा कि ये कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है 6 मुल्कों के द्वारा बनाई गई। लॉजिकली आप उन 6 मुल्कों को याद कर सकते हैं। फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, तीनों शामिल थे। जर्मनी की जब मैं बात करूं तो वेस्टर्न जर्मनी की बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो 3 मुल्क जो एक साथ फॉल करते हैं, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। तो नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, वेस्टर्न जर्मनी, 6 मुल्कों ने आकर के यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का गठन किया। 1957 में इस कम्युनिटी को नज़र आ जाता है कि केवल इस मामले में कोऑपरेशन से काम नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, ट्रेड को और एक्सपेंड करना होगा, कमर्शियल कोऑपरेशन और बढ़ानी होगी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है, EEC। याद रहे कि 1992 तक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ही एक मेन संस्था थी। तो जैसे पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस की गई, फिर ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया गया। अल्टीमेटली प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब इसमें नई नई कंट्रियाँ जुड़नी शुरू हो जाएंगी, वो आपका पर्पज़ नहीं है। 1985 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एक समझौता करती है जिसके तहत शेंगेन एग्रीमेंट किया जाता है। इस शेंगेन एग्रीमेंट के तहत जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। आज की डेट में भी अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री का शेंगेन वीज़ा लेते हैं तो आपको बाकी कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीली घूम फिर सकते हैं किसी कंट्री में। स्विट्ज़रलैंड इसमें फॉल नहीं करता है, याद रखना। और इसके बारे में जब कभी पढ़ेंगे तो डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने मत बैठ जाना, कब्रें मत खोदना इसकी नेट के ऊपर। तो शेंगेन एग्रीमेंट साइन हुआ 1995 में। 1990 तक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग हुई क्योंकि सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा था। वहाँ की कंट्रीज़ निकल करके यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में आना चाह रही थी। फाइनली 1992 में maastricht एग्रीमेंट होता है और इस maastricht ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन का जन्म होता है। तो यूरोपियन यूनियन 1992 में बर्थ ले जाती है, जो 1957 की ही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की सक्सेसर है। प्रोसेस आगे बढ़ता है और ऐसा महसूस किया जाता है कि एक कम्युनिटी, एक इकोनॉमी के लिए हमने एक बॉर्डर रखा है, बॉर्डर सारे रिमूव कर दिए हैं। तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन की अपनी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, अपने एक मिलिट्री है। कुछ इस तरह से है कि जैसे एक बाउंड्री है यूरोपियन यूनियन की, उसके बीच छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। तो कंट्रीज़ में कोई बॉर्डर ही नहीं है तो बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर कोई डिफेंस चाहिए नहीं। पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बट कंट्रीज़ की यूरोपियन यूनियन की पेरिफेरी पे फ़ौज है, वो यूरोपियन यूनियन की फ़ौज है और वो बहुत तगड़ी फ़ौज है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो कुल मिलाकर के ऐसा महसूस किया गया कि व्यापार को अगर और सुगम बनाना है, मजबूत होना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक करेंसी भी अपनी इस्तेमाल करनी होगी। तो 1997 में एडॉप्ट कर लिया जाता है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि यूरो नाम की करेंसी अपनाई जाएगी, जो फाइनली 2002 में सभी के साइन भी होने हैं ना, रेटिफिकेशन होनी है चार्टर पे, तो सभी के साइन होकर 2002 में अपनाई जाती है। अब 2 डेट्स आएंगी पेपरों में, इकट्ठी दोनों कभी नहीं आएंगी, कभी 97 आएगा, कभी 2002, तो दोनों में से जो होगी उसको क्लिक मारना। अल्टीमेटली 2002 में यूरो अपना लिया जाता है। इस तरह से आज की डेट में अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन किस वे में एग्जिस्ट करती है। यूरोपियन यूनियन का अपना एक पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ़्लैग है, अपना एक एंथम है, अपनी एक करेंसी है और अपनी एक फ़ौज है। कुल मिलाकर के यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इस नाम से बुलाया जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इतना क्लियर हुआ जितना मैंने बोला? कर दे 2 मिनट। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है मीनिंग सुप्रा नेशनल का? अपने आप में बड़ी नायाब ऑर्गेनाइजेशन है, समय आने पर इसे डेप्थ में करेंगे हम। यूरोपियन यूनियन की जब शुरुआत हुई थी तो इसका बेसिक एजेंडा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस था। लेकिन धीरे धीरे जब इसने अपनी पार्लियामेंट बनाई तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। क्यों? आज की डेट में कलेक्टिवली पूरे यूरोप से रिलेटेड जो भी इसके मेंबर हैं, पूरे यूरोप से रिलेटेड कानून जो है वो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बनते हैं और ये कानून वहाँ की सरकारों पे ऊपर बाध्य होते हैं, बाउंड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सरकारें अपने कानून नहीं बना सकती, लेकिन ऑल इन ऑल वो कानून जो हैं इन प्रोपोर्शन होने चाहिए यूरोपियन यूनियन के कानून के, मतलब वो उसके साथ सिंक्रोनाइज कंड्यूसिव होने चाहिए बेसिकली। तो मुद्दे की बात यह है कि जो नेशनल गवर्नमेंट हैं उनके ऊपर अथॉरिटी एग्जर्ट करना, तो ये एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो ये एक इसकी पहली टेंडेंसी है। दूसरा एस्पेक्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करने के साथ साथ ये इंटरनल अफेयर्स, होम अफेयर्स, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज़, डिफेंस मैकेनिज़्म और डिज़ास्टर कंट्रोल, इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करता है। यानी कि एक तरह से आपने हर एस्पेक्ट देख लिया, इकोनॉमी भी कवर कर दी, होम जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर भी आपने देख लिया,
बैंक, यूरोपियन यूनियन का अपना एक बैंक है जो बहुत बड़े पैमाने पर बैंकिंग सर्विसेज इन यूरोपियन यूनियन को प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, और आपने फॉरेन पॉलिसी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आपने टैकल कर लिया। तो कुल मिलाकर के इस वे में जब आप कानून बनाएंगे, नेचुरली जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं कहीं ना कहीं आप उनकी सोवरेनिटी को एनक्रोच कर रहे हैं। तो जब यूरोपियन यूनियन बनाई थी, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी सोवरेनिटी को पूल इन किया था। इसको पूल इन का फेज़ कहा जाता है कि अपनी सोवरेनिटी उठा करके पूल इन कर देना। जो आज की डेट में अरुण जेटली कह रहे थे कि जीएसटी बनाने के समय सेंटर और यूनियन को अपनी सोवरेनिटी पूल इन करनी है, तो सोवरेनिटी पूल इन का इशू है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन एक अल्टरनेटिव सेंटर बन सकता है यूएस हेगेमनी को ब्लॉक करने के लिए। क्यों? अगर आज की डेट में देखिए, डाटा पुराना है 2005-6 का, लेकिन उससे एक कंसेप्ट पता चलता है बस। ऐसा कहा जाता है कि लगभग जो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी है 12 ट्रिलियन डॉलर्स की है, मतलब अमेरिका से काफ़ी बड़ी है। जो यूरोपियन यूनियन का इंटरनेशनल ट्रेड है वो अमेरिका से लगभग 3 गुना बड़ा है। यूरोपियन यूनियन की कलेक्टिव आर्मी की बात करें तो वो लगभग अमेरिका के बराबर है। कुल मिलाकर के यूरोपियन यूनियन का इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन के साथ ट्रेड रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर इन कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करने का दम रखता है अपनी पॉलिसी मेकिंग पे। अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस करने का दम रखता है। अगर ईरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे उसको रिलेटेड जो भी सैंक्शंस लगाई जा रही थी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर, उन सैंक्शंस को मॉडरेट कराने का काम और लिफ्ट कराने का काम कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया, क्योंकि ईरान के साथ उनके वेस्टेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। तो यहाँ पर पता लगता है। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर सभी की रजामंदी से हो रही है। जब मेजॉरिटी डिसीजंस होते हैं तो कुछ माइनॉरिटी की बातचीत को निगेट कर दिया जाता है, ऐसा होता ही है। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये नहीं होता कि माइनॉरिटी की कोई आवाज़ नहीं थी, उसकी भी अपने व्यू पॉइंट्स थे। होता क्या है यूरोपियन यूनियन में, जब यूरोपियन यूनियन के जब अमेरिका के द्वारा इराक पे चढ़ाई की गई थी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान, अल्टीमेटली उस समय जो विलिंग 34 कंट्रीज़ थी जो बाय विल जुड़ गई यूनाइटेड नेशन के कहने के बावजूद भी, उन विलिंग 34 कंट्रीज़ के इस प्रोसेस के अगेंस्ट थी बहुत सारी कंट्रीज, जिसमें जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका के विपरीत स्टांस लिया था कि अमेरिका को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात, आज अगर आप ध्यान से देखें तो स्वीडन, डेनमार्क और यूके के द्वारा कभी भी यूरो को अपनाया नहीं गया और यूके की अपनी करेंसी पाउंड चलती रही। यूके ने कभी भी प्रॉपर वे में यूरोपियन यूनियन की नेशनल मार्केट को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो कुल मिलाकर के करेंसी को लेकर के बड़े सारे लोगों के भाव अलग से चलते रहे कि करेंसी हम एक जैसी क्यों अपनाएं, इससे हमारी जो आइडेंटिटी है वो हार्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो अमेरिका के डिसीजंस होते थे उनको लेकर के बड़े सारे कदम उठाए गए कि इससे हमारी जो है जो हेगेमनी है अमेरिका की इस्टेब्लिश होती है, यूरोपियन यूनियन की इंपॉर्टेंस कम होती है। यूरोपियन यूनियन की सिग्निफिकेंस है, अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 परमानेंट मेंबर यूरोपियन यूनियन से ही निकलते हैं, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस। तो एक तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजंस लेती है और उसके डिसीजंस बाउंड है मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर, और उन डिसीजंस में अगर कोई भी कंट्री नेगेटिव वोटिंग करती है जिसको वीटो पावर कहा जाता है, तो डिसीजन वहीं पे शेड हो जाता है। और अल्टीमेटली 2-2 कंट्री जब आपकी 5 परमानेंट मेंबर में हो और उन 2 कंट्रियों से मिलकर आप एक यूनियन बनाते हैं तो आप नेचुरली स्ट्रांग होते हैं, हेगेमनी को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। बट अगर यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर देखें तो शुरुआती संबंध उसके अमेरिका के साथ विकसित हुए हैं, अमेरिका से एड लेकर के ही वो डेवलप हुआ है। आज अटलांटिक ओशन को 20वीं सेंचुरी का ओशन कहा जाता है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच में सारे व्यापार अटलांटिक ओशन के थ्रू होते थे। कल्चरल सिमिलरिटीज़ हैं अमेरिका और यूरोप के बीच में, रिलीजियस सिमिलरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक असिमिलेशन है। दोनों इतने ज़बरदस्त वे में एक दूसरे से जुड़े हैं कि टूटने का कोई मुद्दा ही बनता नहीं। और यूरोप वर्ल्ड वार 2 से कुछ इतना ज़बरदस्त सबक ले चुका है कि कोई भी मुल्क वॉर की बात करता ही नहीं। इंडिविजुअली अगर आप देखें तो मिलिट्री मेंटेन करने का कोई खास काम नहीं करते, कोई आर्मी उर्मी कुछ ऐसा मेंटेन नहीं करते। यही उनके विकास का कारण भी था कि अपना बजट नेशनल डिफेंस से हटा करके बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ की तरफ ले गए, क्योंकि इंडिविजुअली आर्मी मेंटेन पूरी यूरोपियन यूनियन को ही करना पड़ा, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट एक कंट्री में समेट गया और कॉन्टिनेंट ने अपनी जोग्राफिकल लूप होल को, कॉन्टिनेंट नाम के लूप होल को ओवरकम कर दिया यूरोपियन यूनियन का नाम दे करके कि एक कॉन्टिनेंट से कंट्रियाँ बनी और कंट्रियों से एक यूनियन बन गई और वो यूनियन एक कंट्री है। जैसे आज इंडियन यूनियन है वैसे यूरोपियन यूनियन बन गया। तो कुल मिलाकर के ये यूरोपियन यूनियन की कहानियाँ थी। इसी के विरुद्ध ग्लोब की ऑपोजिट साइड पर देखें तो ये मिडल लैटिट्यूड से हट करके लोअर लैटिट्यूड्स पर कुछ कंट्रीज़ फॉल करती हैं जिन्हें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहते हैं।
इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिनमें एशियान नाम की ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में एशियान का गठन होता है। कुल मिलाकर के तरीके से याद करा देता हूँ कौन से 5 कंट्रीज़ का गठन करते हैं। सबसे